हमारे साथ नरेंद्र तनेजा जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सर काफी सारे फैक्टर्स हैं जो कि कच्चे तेल के लिए प्ले कर रहे हैं इस वक्त, और उसी की वजह से हम कमजोरी देख रहे हैं। शुरुआत पहले ओपेक देशों के साथ करें, उन्होंने उत्पादन बढ़ाने की बात की है। जुलाई से मार्केट शेयर भी बढ़ाने का फैसला लिया है। ऐसे में मैं कहीं ये भी पढ़ रही थी कि देशों में आपस में, ओपेक प्लस के देशों में आपस में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट है और सऊदी अरब जैसे देशों ने यहाँ पर कीमतें भी घटा दी हैं। तो इन तमाम खबरों को आप कैसे देख रहे हैं और क्या हम ओवर सप्लाई की तरफ जा रहे हैं? जिक्र किया आपने, बिल्कुल सही बताया कि ओपेक के अंदर मतभेद है। ओपेक के कुछ देश ऐसे, खासतौर से 3 देश, जिसमें सबसे आगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है और उसमें जो आबू धाबी है, वो अपना तेल का जो कोटा दिया जाता है, ओपेक के अंदर जो सहमति होती है, उससे आगे बढ़ कर के वो तेल का उत्पादन करते हैं। बल्कि कहना चाहिए जितना उनके मर्जी आए वो उत्पादन करते हैं। काफी हद तक इराक भी इसी तरीके से करता है, एक अन्य देश है वो भी इसी तरह करता है। तो कुल मिला के ओपेक की अब जो बातचीत हुई है उसमें ये तय हुआ कि भाई ये इसको रोका जाना चाहिए, वरना जो है जो फैसले लिए जाते हैं उनकी बड़ी मुश्किल हो जाती है। साथ में ये भी फैसला लिया गया कितना उत्पादन होगा, कितना कोटा होगा, किस देश ने कितना उत्पादन किया, उसके बारे में पूरी पारदर्शिता लानी पड़ेगी, जिससे कि ओपेक की क्रेडिबिलिटी भी बनी रहे और जो वो चाहते हैं कि प्रोडक्शन जब बढ़ाया या घटाया, जिससे जो तेल की कीमत है उसको एक तरीके से प्रभावित कर सकें या रेगुलेट कर सकें, वो पूरी तरीके से हो पाए। लेकिन अभी ये उन्होंने कहा तो है, लेकिन देखना होगा कि क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाता है, क्या आबू धाबी उनकी बात सुनेगा, या ये भी हो सकता है जो अटकलें आते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो तो शायद ओपेक को छोड़ के ही चले जाए। तो इसलिए ओपेक के अंदर काफी परेशानी चल रही है। इसीलिए आपने देखा कि कई जो देश है उनका मानना है कि सऊदी अरब है उन्हीं की दादागिरी चलती है, किसी और देश की बात सुनी नहीं जाती, उनके हितों का ध्यान नहीं रखा जाता। इसलिए ये तरह के मतभेद हैं जो उनके स्टेटमेंट में भी आते हैं और साथ में कीमतों में भी वो रिफ्लेक्ट करता है। जहां तक कीमत की बात है, आपने अमेरिका का जिक्र किया, वो एक फैक्टर है, लेकिन जो अभी सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि डिमांड जो है वो कोई बहुत ज्यादा कहीं से बढ़ती नजर आ नहीं रही है। अगर मुख्यतः देखें तो बहुत बड़ा ड्राइवर आज जो डिमांड में जो जो ग्रोथ हो रही है, उसको जो मेन ड्राइवर आज इंडिया है, भारत की वजह से है। और इसके अलावा और कहीं से इस तरह की ग्रोथ नजर नहीं आती है। आज पूरे वर्ल्ड में जो लीड कर रहा है डिमांड को, खासतौर से तेल में, और ग्रोथ को, इंक्रीमेंटल ग्रोथ जितनी है वो भारत कर रहा है। लेकिन सप्लाई साइड में कोई बड़ी कंस्ट्रेंट अभी ऐसी नजर आती नहीं है। तो ओवर सप्लाई जो है या इस तरह की जो अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि जो बड़े उत्पादक देश हैं वो अपना प्रोडक्शन वो रेगुलेट करते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी चिंता सऊदी अरब की खासतौर से है कि जो मार्केट शेयर है उसका, वो उसको मेंटेन करना चाहते हैं। उसके लिए अगर कीमतें नीचे जाती हैं तो चली जाए, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनका मार्केट शेयर कम हो जाए। खासतौर से जितना तेल वो भारत, चीन, साउथ कोरिया और जापान को निर्यात करते हैं, भारत को लेकर उनको बड़ी चिंता है, क्योंकि भारत भारी मात्रा में रूस से तेल मंगाता है, अमेरिका से भी मंगाने लगा है। उनको यह है कि भाई जो कहा वो नंबर 1 सप्लायर भारत के होते थे और आज जो है वो तीसरे और चौथे नंबर पे जा चुके हैं। तो इसकी लेकर के उनको चिंता है, इसलिए उनको ये कीमत जो है तो है, फिलहाल जो मार्केट शेयर को मेंटेन करोगे वो कीमत तो दोबारा बढ़ सकती है। एक बात मैं यहाँ और कहूंगा कि यूक्रेन ने जिस हिसाब से रूस के ऊपर आपने देखा जो सारे कुछ हुआ है, उसको लेकर के मार्केट में आज बड़ा तनाव है कि अगर रूस कोई कदम उठाता है बदले में और उसकी वजह से जो है कुछ तनाव, मिलिट्री टेंशन बढ़ जाता है यूक्रेन को लेके, उसका असर कीमतों पे क्या होगा। खासतौर से जब इस तरह का बदला अगर रूस लेता है तो कीमतों पे क्या होगा। और गाजा को लेकर के जो वहां पे भी मार्केट के अंदर काफी तनाव, अब ये कीमतों में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर गाजा को लेकर कोई बड़ी हरकत हो जाती है या यूक्रेन को लेकर बड़ी हरकत होती है तो फिर वो कीमतों में दिखेगा और कीमत जो है कुछ थोड़े समय के लिए उसी चिंता से ऊपर जा सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं से कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है जिसकी वजह से कच्चे तेल में हम इस तरह की चाल देख रहे हैं। सर मुझे ऐसे में समझना था, काफ़ी सारे पॉइंट्स तो आपने हाईलाइट किए। ऐसे में अगर भारत की स्थिति देखें तो वो कैसी नज़र आ रही है आपको? और कच्चे तेल को लेकर डिमांड सिनेरियो आपने बताया, लेकिन कच्चे तेल को लेकर और तेल को लेकर ओवरऑल क्या पॉलिसी होनी चाहिए ऐसे में इंडिया की? बहुत बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, भारत चूंकि हम तो भारी मात्रा में आयात करते हैं, लगभग 89% जो हमारी जरूरत है हम उसको आयात करते हैं। और अगर तेल 65 के दायरे में रहता है या 67 रहता है या $70 भी हो जाता है तो भारत के लिए तो कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर $65 रहता है तो भारत के लिए तो अच्छी खबर है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तो तेल की अर्थव्यवस्था, ऑयल इकोनॉमी, हमारी पूरी इकोनॉमी। लेकिन हमारे सामने जो, और हमारा अगर पिछले 3 महीने का आप जनवरी से मार्च तक का देखें जीडीपी तो 7.4% है, वो भी बहुत अच्छी खबर है भारत के लिए। लेकिन भारत की चिंता ये हो रही है जिस हिसाब से पूरे विश्व में जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ रहा है और जियो इकोनॉमिक्स जो आर्थिक तनाव बढ़ रहा है,
जिस तरह के टैरिफ की बातचीत हो रही है जिसमें भारत भी लपेट में आ जाता है, जिस हिसाब से चीन और अमेरिका के बीच में जो है बहुत टेंशन बना हुआ है, तो भारत की चिंता यह है कि अगर तेल सस्ता रहे, मतलब $65 के आसपास रहे, लेकिन विश्व की अर्थव्यवस्था जो है परेशानी में आ जाए या ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाए, तो वो फिर चिंता का विषय हो जाएगा। या इवन चीन जो बहुत बड़ा मित्र तो हमारा नहीं है, लेकिन अगर चीन की अर्थव्यवस्था बहुत परेशानी में आती है, वो भी भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है हमारे लिए और चीन में क्या होता है उसकी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। तो भारत के लिए तेल सस्ता तो अच्छी खबर, लेकिन दुनिया में जो उथल पुथल हो रही है, दुनिया में जो तनाव बढ़ रहा है, जिस तरह की जो सिनेरियोज निकल के आ रहे हैं कि आने वाले समय में क्या तनाव हो सकता है, क्या उथल पुथल हो सकती है, क्या डिस्ट्रप्शन हो सकता है, वो भारत के लिए चिंता का विषय है। तो एक तरफ अच्छी खबर, लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ी चिंता की खबर भी है। बिल्कुल, तो अपॉर्चुनिटी तो है भारत के लिए कहीं ना कहीं, लेकिन ग्लोबल टेंशन्स को भी नकारा नहीं जा सकता इन स्तरों पर। तो सर एक आखिरी सवाल लेना होगा आपसे, क्योंकि $65 के नीचे तो अब दाम आ ही चुके हैं। यहाँ से चाल आप कैसी देख रहे हैं, क्या लेवल्स आप वॉच कर रहे हैं? क्योंकि काफ़ी सारे रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि कच्चा तेल $60 तक भी गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपका क्या व्यू बन रहा है इस पर? नहीं देखिए, कोई भी जो चीज होती है उसको हमें डिमांड सप्लाई जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि दोनों की बहुत बड़ी अहमियत होती है तेल की कीमत में। तो मुझे जिस हिसाब से लगता है डिमांड सप्लाई में हो सकता है बड़ी हरकत ना हो, कहीं से डिमांड ना बढ़े और सप्लाई बरकरार रहे, या कोई सप्लाई डिस्ट्रप्शन ना भी हो, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में क्या होता है वो मार्केट को, ऑयल की मार्केट को बहुत असर डालता है, बहुत जबरदस्त, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल कमोडिटी है। ऑयल जो है 90% जियोपॉलिटिकल कमोडिटी है। इसलिए मुझे लगता है कि $60 पे हो सकता है चला जाएगा, लेकिन टिकेगा नहीं वहां पे। और 70 से ऊपर चला जाए ये भी होता मुझे नजर नहीं आता। अगर कहीं सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो जाए, कहीं रिफाइनरी पे बॉम्बार्डमेंट हो जाए, कहीं जो है वो सुएज कैनाल बंद हो जाए, या यूक्रेन को लेकर कोई बहुत बड़ी बात हो जाए, ऐसा कुछ हो तो फिर सप्लाई में चिंता का विषय आएगा। लेकिन अभी जो है मुझे लगता है कि $62-63 से लेकर के और $70 का जो बैंड है, इसी के बीच जो तेल जो है वो घूमेगा। कभी 62-63 भी हो जाएगा, 65 भी रहेगा, 70 भी हो जाएगा, 72 भी हो जाएगा, 58 भी हो जाएगा, लेकिन औसत जो है वो 62-63 से लेके $70 के आसपास रहना चाहिए, अगर कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल भूकंप जो है नहीं आता। अगर ऐसा कोई जियोपॉलिटिकल ट्रिगर बड़ा नहीं होता तो कीमत जो है आने वाले कुछ सप्ताह तो कम से कम इसके बीच में ही रहनी चाहिए। तेल के बारे में बहुत लंबा प्रोडिक्शन करना समझदारी नहीं होती है, लेकिन मेरा मानना है कि 62-63 से लेकर 70 के बीच रहना चाहिए, अगर कहीं पे एकाएक कोई जियोपॉलिटिकल ट्रिगर नहीं आता। स्थिति अगर इसी तरीके से बरकरार रही तो इसी रेंज में यहाँ पर कारोबार, कच्चे तेल का रेंज जो है वो इन्हीं लेवल्स के आसपास दिखेगा। सर नरेंद्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय थैंक देने यू। के लिए और कच्चे तेल के फंडामेंटल्स पर हमारे साथ डिटेल में चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।